और शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर मतदान लगातार जारी है। 3 बजे तक 57.40% मतदान हुआ है। दिन चढ़ने के साथ ही मतदान की रफ्तार में भी रफ्तार देखने को मिल रही है। और मंत्रियों के विभागों के बंटवारे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजन लाल के पास आबकारी, गृह और कार्मिक विभाग रहेंगे। ये बड़ी सूचना सामने आ रही है। तो शाम 6 बजे के बाद औपचारिक घोषणा भी की जाएगी, लेकिन उससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को वित्त और पीडब्ल्यूडी का जिम्मा मिल सकता है। दिया कुमारी को महिला और बाल विकास, पर्यटन का भी जिम्मा सौंपा जा सकता है। तो वहीं गजेंद्र सिंह खीवसर को चिकित्सा विभाग का जिम्मा मिल सकता है। बाबूलाल खराड़ी की बात करें तो इन्हें जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग का जिम्मा मिल सकता है। और वहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कृषि विभाग, मदन दिलावर को शिक्षा विभाग, अविनाश गहलोत को सामाजिक न्याय और अधिकारिता, हीरालाल नागर को ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। न्यूज 18 पर सबसे सटीक जानकारी आपको दे रहे हैं सहयोगी सुधीर शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, विभागों का बंटवारा हो चुका है, क्या अपडेट मिल रहा है सामने? देखिए, विभागों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन अभी तक आधिकारिक जो घोषणा है वो अभी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि एक फाइल मूव होती है सीएमओ से, कैबिनेट सचिवालय होती है, राजभवन को जाती है, तो कुछ नाम ऐसे लोगों के पास आ जाते हैं कि जो पुख्ता तौर पर होते हैं और वही नाम बाद में भी निकलते हैं। और ये जो जानकारी न्यूज 18 आपको दे रहा है, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, वो पूरी तरह से 100% सही जानकारी के रूप में आपको दे रहा है। जिसके अंदर दिया कुमारी के पास जो उप मुख्यमंत्री है, उनके पास 4 विभाग रहने वाले हैं, जिसमें वित्त विभाग सबसे बड़े विभाग के तौर पे अगर प्रशासनिक ढांचे में देते हैं, वित्त विभाग होता है, वित्त विभाग रहेगा, पीडब्ल्यूडी विभाग रहेगा, महिला बाल विकास विभाग रहेगा और इसके अलावा पर्यटन विभाग रहेगा। ये 4 विभागों की जिम्मेदारी उन पर रहने वाली है। इसके अलावा गजेंद्र सिंह खीवसर के पास चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का बड़ा महकमा है। पिछली बार जब ये वसुंधरा सरकार में मंत्री थे तब इनके पास ऊर्जा मंत्री थे, लेकिन इस बार इनका विभाग बदल दिया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कहलाएंगे गजेंद्र सिंह खीवसर। इसके अलावा बाबूलाल खराड़ी के पास ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट का पूरा विभाग रहने वाला है। शिक्षा का विभाग मदन दिलावर जी के पास जाने वाला है, पूरी तरह से शिक्षा इनके पास रहेगी। इससे पहले उनके पास सहकारिता का विभाग रहा है, लेकिन इस बार शिक्षा का विभाग रहा है। इसके अलावा आबकारी, गृह और कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पास रहेंगे। और साथ ही साथ जो हीरालाल नागर है स्वतंत्र प्रभाग के राज्य मंत्री, उनके पास ऊर्जा विभाग रहेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तौर पर, कैबिनेट मंत्री के तौर पर ये पूरा विभाग अविनाश गहलोत के पास रहने वाला है। मोटे तौर पे अभी ये जानकारी निकल के आई है कि इन विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। और शाम को 6 बजे जैसे ही श्रीकरणपुर का निर्वाचन की प्रक्रिया, जो मतदान की प्रक्रिया है, वो खत्म होगी, उसके तुरंत बाद सभी का पोर्टफोलियो जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजभवन में मुख्यमंत्री सचिवालय से सीधी फाइल राजभवन में जाती है। राज्यपाल को पूरी फाइल से अवगत किया जाता है कि अमुक मंत्रियों के एक प्रस्ताव जाता है, उस प्रस्ताव का अनुमोदन राजभवन की ओर से कर दिया गया है। तो पूरे के पूरे जो 25 मुख्यमंत्री समेत 25 जो मंत्रिपरिषद की लिए सूची है, उनको तमाम जो विभाग दिए जाएंगे, राज्य सरकार के लगभग 50 के आसपास छोटे बड़े सब तरह के विभाग होते हैं, वो सारे विभागों के मंत्रियों की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। जी सुधीर, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये जो लिस्ट हम दिखा रहे हैं, जो विभागों का बंटवारा हमारे टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है, वही सबसे सटीक है। और जब औपचारिक ऐलान होगा तो कुछ ऐसा ही ऐलान होगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के ही पास है, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, सामान्यतया पूरे प्रशासनिक रूप से पकड़ बना के रखने के लिए 2-3 विभाग मुख्यमंत्री के पास रहते हैं। पिछले 2-3 दशकों से ऐसा ही देखा जा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है गृह विभाग। जिस विभाग की जिम्मेदारी, गृह विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को होती है, तो पूरी जिम्मेदारी के तौर पर रहता है। और सीधे अप्रोच करना मुख्यमंत्री को थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहती, कोई सिफारिश हो या कोई माफियाओं का कोई प्रेशर उन पे पड़े, इसलिए लिहाजा जो गृह विभाग की जो जिम्मेदारी रहती है वो मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं। तो मुख्यमंत्री के पास ये है कि पूरी प्रशासनिक रूप से पूरी रहे। दूसरा होता है कार्मिक विभाग। कार्मिक विभाग की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री के पास इसलिए रखी जाती है कि पूरे प्रशासनिक, चाहे आईएएस हो, चाहे आरएएस हो, आरपीएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, उनको कहाँ किस रूप में लगाना है, क्या काम करना है, उसकी जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री के तौर पर भजन लाल शर्मा के पास ही रहने वाली है।
आबकारी एक अपने आप में बड़ा विभाग है, ये कई बार मुख्यमंत्री गृह विभाग के साथ में अपने साथ भी रख लेते हैं और दूसरों को भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर आबकारी विभाग भी मुख्यमंत्री के पास ही रहने वाला है। यानी पूरी तरह से प्रशासनिक रूप से पकड़ रखने के लिए दो विभाग महत्वपूर्ण है, लेकिन तीसरा विभाग भी होता है वित्त विभाग, जो कि उप मुख्यमंत्री के बतौर दिया कुमारी को दिया गया है। यानी हम अगर विधानसभा का अगर नजारा देखेंगे, अगर बजट पेश होगा तो वित्त मंत्री के नाते दिया कुमारी इस बार बजट पेश करेगी। जी सुधीर, अगर ऐसे ही विभागों का बंटवारा होता है जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या रणनीति बीजेपी की ओर से बनाई गई होगी? कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर देखे जा रहे हैं? देखिए, पूरे तरह से अगर इनकी बात करें तो मंथन बहुत उच्च स्तर पे हुआ है। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो दिया गया है, जो किरोड़ीलाल मीणा को, क्योंकि अब तक देखने में आया था कि जो एग्रीकल्चर का विभाग है वो जो किसान परिवारों से आने वाले लोगों के पास ज़्यादा देखने को रहा है, कि जैसे बीजेपी के सरकार में प्रभुलाल सैनी के पास रहा है, इससे पहले कांग्रेस सरकार के पास देखे तो लालचंद कटारिया के पास, या उससे पहले देखे तो हरजी राम बुड्डर के पास रहा है। लेकिन इस बार ये 2 दशकों के बाद पूरा चेंज किया गया है। कृषि विभाग इस बार जो दिया गया है वो किरोड़ीलाल मीणा को दिया गया है। अपने आप में बड़ा विभाग होता है, कैबिनेट स्तर पर ये कैबिनेट मंत्री ही इस विभाग का मंत्री बनाया जाता है, इसलिए ये बड़ा एक बदलाव यहाँ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ये देखिए, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, गहलोत जो अविनाश गहलोत है वो ओबीसी से आते हैं, ओबीसी को बनाया गया था, जबकि पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अरुण उनको बनाया गया था, लेकिन इस बार ये बदलाव करते हुए ओबीसी के खाते में ये भेजा गया है। तो कुल मिला के अगर पूरी तरह से अगर ये देखा जाएगा तो सोशल इंजीनियरिंग के साथ में पूरी तरह से इसको पेश किया गया है। जी बिल्कुल, तो बीजेपी की ओर से सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश भी यहाँ पर की गई है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अलग अलग कास्ट फैक्टर्स को भी साधने की कोशिश की गई है। सुधीर, जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि हम अभी तक ये मान रहे थे कि जो तजुर्बेदार जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस लिस्ट को देखने के बाद ऐसा कह सकते हैं क्या? देखिए, क्योंकि इस बार अब देखिए पूरी तरह से अगर बीजेपी को समझना होगा, इस बात को समझने के लिए बीजेपी में पूरी तरह से ये कहो कि एक तरह से पीढ़ी का स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, कि जो 1980 में जिस बीजेपी की स्थापना हुई थी उसके बाद में जो वो पीढ़ी आई थी वो धीरे धीरे रिटायरमेंट की ओर बढ़ रही है। यानी 1980 में जो विधायक थे उनमें से मुश्किल से 1-2 विधायक ही अभी वहाँ पर पहुंचे हैं जो विधानसभा में पहुंचने वाले होंगे। लेकिन अब धीरे धीरे आपने देखा होगा कि किरोड़ीलाल मीणा जी को देख सकते हैं कि जो कि 6 बार के विधायक हैं। इसके अलावा मदन दिलावर है, वो सबसे सीनियर विधायकों में आते हैं। गजेंद्र सिंह खींवसर है। उसके बाद में अगर देखें तो 2 से 3 बार के जो विधायक हैं उन्हीं को ये सब जिम्मेदारियां दी जा रही है। तो ये माना जा सकता है कि पूरी तरह से सोच समझकर बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं उन्होंने सोच समझकर इस तरह का फैसला लिया है ताकि ऐसी कोई अड़चन नहीं आए, और पूरी तरह से जो प्रशासन है, जो बीजेपी का प्रशासन है, जिसके लिए वो दावा कर रहे हैं कि इस बार का जो प्रशासन होगा वो जोरदार रहने वाला है, उसको वो जनता के सामने पेश कर सके। जी सुधीर, कुल 22 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। कुछ मंत्रियों को तो हमने बता दिया है कि कौन कौन से विभाग मिल सकते हैं, हालांकि माना जा रहा है कि ये सटीक है और जब औपचारिक ऐलान होगा तो कुछ ऐसे ही ऐलान किए जाएंगे, लेकिन कुछ मंत्रियों के नाम अभी इसमें नहीं है। उन्हें कौन कौन से विभाग दिए जा सकते हैं, इसे लेकर कोई अपडेट है क्या? देखिए, आप यूँ समझिए कि 2 उप मुख्यमंत्री, उनको दोनों के पास महत्वपूर्ण विभाग आने वाले हैं। मुख्यमंत्री के पास महत्वपूर्ण विभाग रहने वाले हैं। फिर आती है 12 कैबिनेट के साथ में, और उन 12 कैबिनेट के साथ जो राज्य मंत्री जो बिना स्वतंत्र प्रभार वाले हैं उनको उनके साथ एसोसिएट किया जाएगा, कि ताकि उनके साथ में अब माना यह भी जा रहा है कि जो दिया कुमारी के साथ में डॉक्टर मंजू भागमार को एसोसिएट किया जा सकता है, क्योंकि वो राज्य मंत्री हैं और स्वतंत्र प्रभार के नहीं है, केवल राज्य मंत्री है। तो किसी न किसी के साथ, तो ऐसे 5 मंत्री बड़े विभागों जिनके पास आएंगे उनके साथ एसोसिएट किए जाएंगे। लेकिन 5 मंत्री ऐसे हैं जो राज्य मंत्री हैं, जो स्वतंत्र प्रभार है, उनके साथ में अलग से स्वतंत्र प्रभार ही रहेगा। जैसे हीरालाल नागर को ऊर्जा मंत्री का चार्ज दिया गया है, वो लेकिन वो है राज्य मंत्री लेकिन स्वतंत्र प्रभार है। इसी तरह से ये पूरा रहने वाला है। जब अभी शाम को 6 बजे जिस तरह से चुनाव प्रचार श्री कर्णपुर में चल रहा है, वहाँ चुनाव प्रचार रुकने माफ कीजिए चुनाव मतदान रुकने के तुरंत बाद ही वहाँ 6 बजते ही ये सूची है वो सरकार की ओर से जारी की जाएगी कि ये पोर्टफोलियो अमुक मंत्री के पास है। जी, और कर्णपुर का ये जो चुनाव रहा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा सुधीर, क्योंकि चर्चा इसीलिए रही कि अभी तो विधायक भी नहीं बने टीटी, बीजेपी के प्रत्याशी को मंत्री बना दिया गया, तो सबकी नजर टीटी पर भी टिकी हुई है कि उन्हें कौन सी जिम्मेदारी मिल रही है इस बार।
अब बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सामान्यतया राजस्थान के इतिहास में, या यूं कहें कि भारत के इतिहास में संभवतः ये सब पहला मौका होगा जो प्रत्याशी अभी चुनाव मैदान में हैं, हाँ। और उनको बीच चुनाव प्रचार के छोड़ के बुलाया जाता है और उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। ये अपने आप में एक अजीब है, जो बीजेपी के रणनीतिकारों का इस तरह से मानना रहा होगा कि अगर इसका दिए तो चुनाव में फायदा मिलेगा, लेकिन कितना फायदा मिलेगा ये 8 जनवरी को जब रिजल्ट आएंगे तब मालूम चलेगा। लेकिन अभी जो अपडेट्स के रूप में अगर देखें आवंटन विभाग के आवंटन के मामले में, तो शाम 6 बजे जब मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी करणपुर की, उसके तुरंत बाद ये जारी कर दी जाएगा। बताया जा रहा है कि सीएमओ की ओर से बाकायदा इन विभागों के आवंटन की सूची जारी की जाएगी। जी बिल्कुल 6 बजे तक इंतजार करना होगा सभी को, किन मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, कौन सा विभाग सौंपा जाएगा। हालांकि कुछ नाम लगातार हम दिखा रहे हैं, जैसा कि सुधीर भी बता रहे हैं कि सीएम को कई बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हुई नजर आ रही हैं, साथ ही साथ जो 2 डिप्टी सीएम हैं उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। दिया कुमारी की बात हम कर रहे हैं सुधीर, उन्हें कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी जा सकती है, उसमें बताया जा रहा है कि वित्त विभाग एक बड़ा मंत्रालय उन्हें सौंपा जा सकता है, साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी से लेकर पर्यटन विकास का भी जिम्मा सौंपा जा सकता है। लेकिन हम बात करेंगे एक और डिप्टी सीएम की, प्रेमचंद बैरवा की, उन्हें कौन कौन सा विभाग मिलता हुआ नजर आ रहा है सुधीर? देखिए, बड़े विभाग के तौर पे देखें और उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखें तो वो इंजीनियरिंग से डिप्लोमाधारी हैं, हाँ। तो माना यह जा रहा है कि उनको पीएचडी का जो विभाग है, जल संसाधन विभाग है, उसका मंत्री उनको बनाया जा सकता है। अपने आप में बड़ा मंत्रालय है, भारत सरकार की योजनाएं यहाँ पर राजस्थान में चल रही है, लिहाजा उनको इस विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि लगातार पिछली सरकार जो गहलोत सरकार में जल जीवन मिशन को लेकर बीजेपी लगातार सवाल खड़े करती रही थी, तो उनके घोटालों को सामने लाने का मुद्दा है। तो उन पर इस बारे में ज़्यादा हमारे जो संवाददाता है राकेश शर्मा जी, उन्होंने लगातार फोकस डाला है और वो जुड़े भी रहे हैं। तो इस तरह से क्या लगता है डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के पास ये विभाग आ सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो मंत्रियों को बंटवारा और जिम्मेदारी दी जा रही है उसमें केंद्रीय नेतृत्व की अहम भूमिका है और लगातार उनसे इस बारे में मंथन भी होता रहा है। जैसे हमारी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और उनसे जुड़े लोगों से बातचीत हुई है, चूंकि उनको पीडब्ल्यूडी, खान सहित कई विभागों पर चर्चा हुई, यूडीएच पर भी चर्चा हुई है, पीएचडी पर भी उनकी चर्चा हुई है। हालांकि अभी फाइनल लिस्ट में क्या नाम आया है, लेकिन कई महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी उनमें से दी जाती है। साथ ही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देने की भी उनको एक चर्चा है। तो संभवतः जब तक सूची नहीं आएगी तब तक ये कयास है कि कौन से विभाग उनको मिलते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की उनको पूरी उम्मीद है। देखिए, बिल्कुल सीधी बात है कि जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए उनके पास वैसे ही विभाग आएंगे जो अति महत्वपूर्ण होंगे, और क्योंकि अभी बचे हुए तौर पर देखें कि फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने आप में महत्वपूर्ण विभाग है, तो बचे हुए 2-3 विभाग है। पीडब्ल्यूडी जो कि ऑलरेडी दिया जा चुका है, जो जानकारी है दिया कुमार जी के पास आ चुका है, तो अब प्रेमचंद बैरवा के पास जल संसाधन विभाग की पूरी जिम्मेदारी आ सकती है, और संभवतः हो सकता है कि यूडीएच भी एक बड़ा महकमा है, उसकी जिम्मेदारी भी उनके पास आ सकती है। जी, अब किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी इसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार भी नहीं करना है सुधीर। लगभग 2 घंटे का ही वक्त रह गया, क्योंकि माना जा रहा है कि शाम 6 बजने के बाद कभी भी ऐलान किया जा सकता है, विभागों का बंटवारा किया जा सकता है। सर्दी काफी ज्यादा है इस वक्त जयपुर में, लेकिन जो मंत्री जिन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया उनके अंदर गर्माहट होगी, दिलों की धड़कनें बढ़ी होंगी। किस तरीके की हलचल इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सुधीर? देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से अपनी तरह है, क्योंकि वो 115 विधायक, जिसमें ये 25 मुख्यमंत्री समेत वो भी शामिल हैं, वो भी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। लिहाजा मंत्रियों का, विधायकों का बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचना शुरू हो गया है, और क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, उसको किस तरह से, क्योंकि 2014, 2019 और 2024 तीसरी बार 25 की 25 सीटें बीजेपी खाते में कैसे जाए, इसकी रणनीति के साथ राजस्थान में किस तरह का शासन प्रशासन हो, उसको लेकर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो कोई टिप्स दे सकते हैं। जी बिल्कुल टिप्स देंगे, और 24 को लेकर तैयारियां तो लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही हैं, और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है तो इस दौरे को खास बनाने के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं, और जो कार्यकर्ता हैं वो भी बेहद एक्साइटेड हैं। अब जिन मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर ली है वो भी इधर उधर फोन कर रहे होंगे सुधीर, और पता लगाने की कोशिश में लगे होंगे कि आखिर कौन सा विभाग उन्हें मिल रहा है। हाँ, ये भी कह सकते हैं उनको पता भी लग गया होगा, लेकिन औपचारिक ऐलान के बाद वो इस बात को सहमत हों कि हमको पता था,
क्योंकि कहीं न और कहीं से खबर हमेशा लीक हो जाया करती है। 1 से 2 हाथों और 2 से 3 हाथों में जब कोई चीज जाती है तो वो लीक होती है किसी न किसी के मिलने वाले या सरकार की ओर से ही बता दिया गया होगा कि आपके पास ये अमुक विभाग आने वाला है। लेकिन औपचारिक कैनाल जनता के लिए होता है। मेरा ये मानना है खुद का जो देखने में आया है कि पता लग जाता है किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि एक पूरा सिस्टम काम करता है इसके लिए कि सचिवालय से लेकर राजभवन तक कोई फाइल गई, राजभवन से सचिवालय तक वापस कोई फाइल आई तो बहुत सारे हाथों से वो फाइल निकलती है, तो ऐसे में पता लग जाता है। लेकिन कितने के ऐसे रिसोर्स होंगे वो देखने वाली बात होती है कि उनको पता लगता है, क्योंकि कुछ जो मंत्री वो समझते हैं कि अपने आप आएगा तो अपने आप पता लग जाएगा। हाँ। कुछ होता है कि एडवांस में क्यूरियोसिटी रहती है उनको कि पता रहे कि मेरे पास कौन सा विभाग है, तो वो पता भी कर लेते हैं। लेकिन शाम 6 बजे बाद जब श्रीकरणपुर में मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी उसके तुरंत बाद ये सीएमओ से जारी कर दिए जाएंगे कि पूरी के पूरे मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 12 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार के और 5 राज्य मंत्री, इनके पास कौन कौन से विभाग रहने वाले हैं। जी बिल्कुल सुधीर, आपने भी कुछ मंत्रियों को फोन जरूर किए होंगे, किसी मंत्री से बातचीत हो पाई, क्या क्या रहे हैं अभी, क्या उनके मन में चल रहा है? देखिए असल में मंत्रियों से अपनी देखिए बात हो रही है, मंत्रियों का कुछ लोगों से बात हुई है, मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्यों से, वो करें कोई भी विभाग हो, हमको काम करके और रिजल्ट देना है। ठीक है, तो नजर बनाए रखेंगे क्योंकि कुछ ही समय में ऐलान भी हो जाएगा विभागों के बंटवारे का। किरोड़ी लाल मीणा बोल रहे हैं, सुनाते हैं। तो लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका सुधीर, तमाम जानकारियों के लिए। आप भी नजर बनाए रखिए क्योंकि अब ज्यादा इंतजार नहीं करना है। 4:14 हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि जैसे ही मतदान खत्म होगा करणपुर का, वैसे ही तुरंत ऐलान कर दिया जाएगा और विभागों का बंटवारा औपचारिक तौर पर कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ नाम हमने आपको बता दिए हैं, वो लिस्ट भी आपको दिए हैं। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर मतदान लगातार जारी है। 3 बजे तक के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 57.40% मतदान हो चुका है। दिन चढ़ने के साथ ही मतदान की रफ्तार भी बढ़ी है। मतदान केंद्रों पर अब मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें दिखनी शुरू हो गई हैं। सुबह थोड़ी रफ्तार कम जरूर रही क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है, तो लोग थोड़ा लेट से पोलिंग बूथों तक पहुंचे। लेकिन जैसे जैसे हमने अनुमान भी लगाया था कि दिन चढ़ेगा, वैसे वैसे मतदान की रफ्तार पर भी थोड़ी तेजी दिखाई देगी और कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। 3 बजे तक 57.40% मतदान हो चुका है और एक अनुमान लगाया गया है कि कुल 70 से 74% तक मतदान हो सकता है करणपुर में। तो लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। एक एक कर जो मतदाता हैं वो पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। हालांकि ठंड अभी भी काफी ज्यादा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मतदाता हैं वो काफी ज्यादा जागरूक दिखाई दे रहे हैं और घर पर कंबल को छोड़कर, रजाई को छोड़कर सीधा पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं और अपने कीमती मतों का प्रयोग कर रहे हैं। तो श्रीगंगानगर की करणपुर सीट पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तेजी से वोटिंग जारी है। अब तक 57.40% से ज्यादा मतदान हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार तकरीबन 75% मतदान हो सकता है। तो बीजेपी और कांग्रेस की साख दांव पर लगी हुई है और यही वजह है कि लगातार उनकी ओर से प्रचार प्रसार भी किए गए। अब देखना है कि आज जनता किसके हक में फैसला लेती है, किसको जनादेश देती है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर में आज से डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस शुरू होगी जो 7 जनवरी तक चलेगी। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर पहुंचे और बैठक में शामिल हो रहे हैं। बैठक में देश के कई रक्षा विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, नारकोटिक्स तस्करी में उभरते रुझान, जेल सुधार समेत खालिस्तान मूवमेंट को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आतंकवाद रोकने में पुलिस की भूमिका को लेकर सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं सम्मेलन के लिए राजधानी के कई मार्गों पर रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं। तो कई अहम मुद्दों पर इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जा रही है, जहां पर
खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, अजीत डोभाल भी पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ कई अलग अलग राज्यों के डीजीपी और आईजी भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल है। लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको वो मुद्दे भी बता रहे हैं, वो बड़े मुद्दे देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े, जिन्हें लेकर इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जा रही है कि कैसे देश को सुरक्षित बनाया जा सके। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पहली बार बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग होगी। बतौर प्रधानमंत्री पहली बार नरेंद्र मोदी मीटिंग ले रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधायकों और मंत्रियों और पदाधिकारियों से भी प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। नवनियुक्त विधायकों को चुनाव का टास्क भी दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो बेहद खास तैयारियां की गई हैं। सजावट आप देख पा रहे हैं, जहां पर पूरे प्रदेश कार्यालय को भगवामय बनाया गया है, साथ ही साथ फूलों से खास सजावट की गई है। जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे तो उनका भी भव्य स्वागत होगा और उनके रहने और खाने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। तो राजस्थान की संस्कृति की झलक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाई जाएगी और 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर खास मंत्रणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से करेंगे। ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, जिसे लेकर गजब का उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है, क्योंकि देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि जिम्मेदारियां भी बांटी जा सकती हैं। आगामी चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय की जा सकती है कि उन्हें कौन कौन से विभाग दिए जाएंगे, कौन सी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। और सूचना यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अलग से मुलाकात भी कर सकते हैं। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी को रावत ने अवतारी पुरुष बता दिया। श्री कृष्ण की तरह मोदी ने भी अवतार लिया है, ये बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि आज इन्हीं अवतारी पुरुष की वजह से राम मंदिर बन सका। अभी तक हम नारे ही लगा रहे थे कि हम राम लला, हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब मंदिर भी बन गया है, धारा 370 भी हट गई है। अवतारी पुरुष के कारण ये सब संभव हुआ है। तो ब्यावर से विधायक है शंकर सिंह, जिन्होंने प्रधानमंत्री को अवतारी पुरुष बता दिया। सुनिए क्या कुछ कहा। नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार भगवान कृष्ण का अवतार होता है, उस रूप में आज ये एक भारत के अंदर अवतारी पुरुष के रूप में कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस प्रकार की व्यक्ति ने यहाँ अवतार लिया है भारत में, और सारे अनहोने जो नहीं, सपना में भी नहीं सोच रहे थे ऐसे काम कभी होंगे, वो काम भी अब होने जा रहे हैं। और हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का खुलासा करते हुए एक युवती और उसके साथी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। थाना अधिकारी के मुताबिक जंक्शन निवासी पूजा सोनी ने एक रेलवे कर्मचारी से सोशल मीडिया पर दोस्ती कर 29 दिसंबर को अपने घर बुलाया। इसके बाद अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसका अश्लील वीडियो बनाया और मारपीट कर 10 लाख रुपयों की डिमांड की। आरोपियों ने पीड़ित से अपने खाते में 1,22,000 रुपए ऑनलाइन डलवाए। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा भागने में कामयाब रहा। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ में हनी ट्रैप के कई मामलों के खुलासे हो सकते हैं। रेलवे ट्रैक पर कार्यरत एक कर्मचारी ने थाना पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी थी कि एक हाउसिंग बोर्ड हनुमानगढ़ जंक्शन की पूजा सोनी नाम की लड़की ने उससे सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह से उससे दोस्ती करी और उससे चैटिंग वगैरह करने लगी। फिर 29/12/2023 को उसे मिलने के लिए अपने घर बुला लिया। रात को 10:30 बजे जब वो उसके घर आया तो उसे अपने कमरे में ले गई। इतने में योजनाबद्ध रूप से 2 लड़के आए, जिन्होंने उसके साथ मारपीट करी।
खबरों में आगे बढ़ते हुए प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग इंस्पेक्टर और स्वास्थ्य विभाग ने मौके से एक फर्जी डॉक्टर को पकड़ा है। देवगढ़ में ये फर्जी डॉक्टर अपने आप को चिकित्सक बताकर रोगियों का इलाज कर रहा था। कार्रवाई के दौरान चिकित्सक के कब्जे से भारी मात्रा में दवाइयां मिली हैं, जिसको ड्रग इंस्पेक्टर ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के सामने जब्त कर जांच के लिए सैंपल भेज दिया, जबकि उसकी दुकान को पुलिस की मदद से सीज कर दिया गया है। अवैध मीट की दुकानों को लेकर अजमेर प्रशासन सख्त हो गया है। आज नगर निगम की टीम ने इन दुकानों पर बड़ी कार्रवाई की। वैशाली नगर, ईदगाह रोड, पंचशील सहित अलग अलग क्षेत्र में नगर निगम की टीम पहुंची और अवैध रूप से संचालित होने वाले मीट की दुकानों पर कार्रवाई की। सामान जब्ती के साथ ही ठेलों को भी वहां से हटाया गया। साथ ही 100 से अधिक दुकानदारों को नोटिस भी दिए गए। वहीं विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की तरफ से भी अवैध दुकानों को लेकर शिकायत की गई थी। अजमेर शहर के अंदर अवैध मीट की दुकानें, कैबिन, ठेले चल रहे हैं जो बिना ट्रेड लाइसेंस के, बिना मीट के लाइसेंस के चल रहे हैं। उन सब की कार्रवाई के लिए हम आज निकले हैं। सबसे पहले आज वैशाली नगर एरिया को कवर किया गया है। आज सुबह से उनके सीज करने की कार्रवाई और उनको जब्त करने की कार्रवाई की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।